प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर भौतिक विज्ञान को समझना है तो उसके लिए ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। परिभाषा है ये, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको आप माप सकते हैं, किसी भी तरीके से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे किसको किसको हम भौतिक राशियाँ कहेंगे, तो द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया। बहुत सारी राशियाँ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सब कुछ क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई हो गया इत्यादि। मतलब ये वो राशियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं जिसका आप या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, तो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये कि जैसे द्रव्यमान है तो आप इसको किसी चीज़ से तौल करके निकाल सकते हैं, लेकिन बल को आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप अप्रत्यक्ष रूप से निकालेंगे। मतलब द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको बल निकलेगा। उसी तरीके से त्वरण है, वेग है। तो आप ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों में मुख्य रूप से दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं। और पहला होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मानक मात्रक। इसको पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान बताना तो आप बोलेंगे 5 केजी या 10 केजी या 20 केजी, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो इसमें ये जो 5 होता है इसको बोलते हैं आंकिक मान, और केजी जो होता है उसको बोलते हैं मानक मात्रक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है तो उसमें दो चीज़ें होंगी मुख्य रूप से। पहला होगा आंकिक मान और दूसरा होगा मानक मात्रक। तो आंकिक मान वो चीज़ होता है, मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे अभी हमने लिखा 5 किलोग्राम, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं आंकिक मान। और ये जो बगल में है इसको बोलते हैं मानक मात्रक। तो आंकिक मान के बारे में अगर समझें, तो अगर मान लीजिए आंकिक मान को लिखते हैं n से, और किसी भी भौतिक राशि का परिमाण अगर q है, परिमाण को अगर हम q माने और मात्रक को यूनिट माने, तो n बराबर लिख सकते हैं q/u, जहाँ n क्या है, n है आंकिक मान, और u क्या है, मानक मात्रक। जबकि q है आपका उस भौतिक राशि का परिमाण। परिमाण में दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो q बराबर लिख सकते हैं n × u। मतलब किसी भी भौतिक राशि में दो चीज़ें होती हैं, पहला आंकिक मान और दूसरा यूनिट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आंकिक मान और यूनिट का जो गुणनफल होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब आंकिक वैल्यू और जो मात्रक का गुणनफल होगा वो एक नियतांक होता है। तो यहाँ से n बराबर लिख सकते हैं k/u, या इसी को लिख सकते हैं n समानुपाते 1/u, या n व्युत्क्रमानुपाते u। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखते हैं, अभी बताए हैं n × u बराबर होता है q। q क्या है, भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान है, तो ये जो q है वो 10 किलोग्राम फिक्स है। तो n × u का मतलब n मात्रक। तो अगर n के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ से n × u बराबर एक नियतांक है, क्योंकि अगर q
Q 10 किलोग्राम है तो ये वैल्यू फिक्स है, ये बदलेगी नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। इसका इस्तेमाल, ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करते हैं हम एक भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मानक मात्रक में बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए 10 किलोग्राम है आपका, 10 किलोग्राम है, ये पूछ रहा है कि इसमें कितने किलोग्राम, कितने ग्राम होंगे, 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2 और ये हो गया U2। तो आपको N2 चाहिए तो लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से N2 बराबर लिख सकते हैं N1 U1 बटे में U2। यहाँ से देखिए N1 की वैल्यू कितना है 10, U1 कितना है किलोग्राम और नीचे कितना है ग्राम। तो अब ये हम जानते हैं। अब इस किलोग्राम को ग्राम में अगर बदलना चाहें तो लिखेंगे 10 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, और नीचे हो जाएगा ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 किलोग्राम में हमको मिल रहा है 10 के पावर 4 ग्राम। तो यहाँ से N2 का मान कितना मिल गया, N2 का मान मिल गया 10 के पावर 4। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ गए कि N1 U1 बराबर N2 U2 का इस्तेमाल करके हम किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अब दूसरा है ये मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, ये सब क्या है मानक मात्रक हैं। तो मान लीजिए किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई के लिए अगर हम बात करें तो लंबाई को हम अगर व्यक्त करेंगे, किसी तार की लंबाई है 4 मीटर, तो ये जो मीटर है इसको बोलते हैं मानक मात्रक। अभी द्रव्यमान का हमने बताया 10 किलोग्राम अगर है किसी चीज़ का द्रव्यमान, तो किलोग्राम जो है उस भौतिक राशि का मानक मात्रक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब मानक मात्रक के कुछ गुण होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि किसी भी मानक मात्रक को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए, तभी उसको हम मानक मात्रक कहेंगे। मतलब कोई भौतिक राशि है उसको पुनः प्राप्त कर, मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम आसानी से परिवर्तित कर सकें। दूसरा है कि किसी भी भौतिक राशि को अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कोई भौतिक राशि है तो उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ सर्टिफाइड होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तीसरा है कि कोई भौतिक राशि हो वो आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। मतलब ये कि आप कोई ऐसी भौतिक राशि ना हो जिसको आप ज्ञात ना कर सकें, तो उसको आसानी से आप ज्ञात किया जा सकना चाहिए। और चौथा है कि कोई भौतिक राशि हो उस पर ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि जो प्रभाव है उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कोई भौतिक राशि जैसे लंबाई है तो ऐसा ना हो कि ताप अगर घटे बढ़े तो लंबाई के मान में परिवर्तन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भौतिक राशि हो तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकें और उस पर किसी भी भौतिक कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते हैं मापन। मापन को कहते हैं मेजरमेंट। ये है क्या चीज़, तो सीधा सीधा ये समझिए किसी चीज़ की लंबाई, किसी चीज़ को नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे परिभाषा की अगर बात करें तो होता है किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को ही मापन कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है तो अगर उसके जो मानक मात्रक हैं जो भी है, चाहे किलोग्राम हो चाहे ग्राम हो या फिर लंबाई में हो तो मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो, अगर उससे तुलना करते हैं तो वो हो जाएगा मापन।
अब यहाँ से अब देखते हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, और इसके संगत मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरी है व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, और इनके जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनके संगत मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो बारी बारी से पढ़ेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। अब पहला देखेंगे मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या होती है? तो वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको आप किसी अन्य राशियों के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और इनके संगत मात्रक को तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जो भी भौतिक राशियां हैं जो दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनके जो मात्रक होंगे उनको कहेंगे मूल मात्रक। और इनकी संख्या मुख्य रूप से 7 होती है। जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। देखिए, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीसरा है समय, चौथा देख लीजिए ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है पदार्थ की मात्रा, और लास्ट नंबर 7 है ज्योति तीव्रता। इसी को आप विकिरण तीव्रता भी कह सकते हैं। तो ये जो 7 राशियां हैं ये मूल राशियों की श्रेणी में रखी गई हैं। मूल राशियां इन्हें कहते हैं। नंबर पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा पदार्थ की मात्रा, और लास्ट है ज्योति तीव्रता। अब इनके जो संगत मात्रक हैं, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, मीटर को एम से लिखते हैं, सेकेंड को स्मॉल एस से लिखते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन, और इसको सिंपल के से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसको ए से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं मोल, इसका मात्रक होता है मोल, इसको लिखते हैं MOL। और लास्ट ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, और इसको लिखते हैं CD से। तो ये हो गया भौतिक मूल राशियां जिनकी संख्या 7 है और मूल मात्रक भी 7 है। नंबर दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, मतलब इंग्लिश में होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड का मतलब ये है कि प्राप्त किया हुआ। तो वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर होती हैं तथा जिन्हें मूल राशियों के पद में ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको हम किसी अन्य भौतिक राशि के पद में ही लिख सकते हैं, उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे बल,
तो बल को लिखते हैं एफ से और इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो बल की अगर हम बात करें तो बल को डायरेक्ट हम ये मूल राशि में नहीं है बल, ये व्युत्पन्न राशि में, क्योंकि बल बराबर हम लिखते हैं, देखिए बल बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो मूल राशि में आ गया, लेकिन त्वरण अभी भी मूल राशि नहीं है, तो इसको भी हम मूल राशि में अगर बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा। अभी भी ये और ये दोनों मूल राशियाँ हैं, लेकिन हाँ ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बल को हम क्या किए, द्रव्यमान इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के पद में व्यक्त कर लिए। तो ये बल इस तरह से हो गया कि इसको हम मूल राशियों के पद में व्यक्त किए हैं, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई और ये मूल राशियों के पद में हो गया। और इनके संगत मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो इनके मात्रक होंगे, जैसे बल का मात्रक न्यूटन, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसके बाद बहुत सारी राशियां हैं जो आप व्युत्पन्न राशियों के पद ग्रुप में डाल सकते हैं। व्युत्पन्न राशियां हैं जैसे अभी हमने पढ़ा बल, दूसरा वेग, त्वरण, संवेग, गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, चाहे गतिज हो, स्थितिज हो इत्यादि। मतलब इस तरह की जो भौतिक राशियाँ, मतलब उन 7 भौतिक राशियों को छोड़ करके जितने भी भौतिक राशियाँ हैं, हाँ 2 और होती हैं, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। इन दोनों को छोड़कर और उन 7 को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियाँ आपको मिलेंगी सब व्युत्पन्न राशियों के श्रेणी में हैं। अब देखेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मात्रकों की पद्धतियाँ मतलब कितने तरह के मात्रक होते हैं, तो मूल रूप से 4 पद्धति प्रचलित है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नाम देखें तो पहला है CGS, स्टैंड फॉर, देखिए C फॉर सेंटीमीटर, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का शॉर्टकट रूप है CGS। दूसरा हो गया MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकेंड में नापते हैं, तो इसको छोटा सा रूप है MKS। तीसरा होता है FPS, ये जनरली इंजीनियरिंग का मात्रक है, तो यहाँ पे नाम समझ लेते हैं इसका। होता क्या है, F फॉर होता है फुट, P से होता है पाउंड और S से होता है सेकेंड। मतलब ये है कि लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में अगर नापते हैं तो ये होता है FPS प्रणाली, और इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसी को। तो ये हो गया FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। और चौथा होता है SI सिस्टम, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये जो पद्धति है ये पूरे वर्ल्ड में एक समान रहती है, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी हैं जो क्षेत्रीय होती है, जैसे क्षेत्रीय का मतलब ये नेशनल लेवल पे होती हैं। आप MKS हमारे इंडिया में, ये दोनों इंडिया में इस्तेमाल होती है, ये ब्रिटिश पद्धति है। और SI सिस्टम जो है ये सब देश, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। अब देखते हैं मूल मात्रकों की परिभाषाएं, मूल राशियों की परिभाषाएं, सॉरी।
मूल राशियों की परिभाषाएं। तो जो 7 मूल राशियां पढ़े हैं उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और 2 और राशियां पढ़े हैं, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, जो बताए थे कोण और घन कोण। इनको कहते हैं पूरक मात्रक। पूरक मूल मात्रक है तो मूल मात्रक ही, लेकिन इनसे थोड़ा अलग कैटेगरी किया गया इनका, इनको पूरक मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीटर। पहला जो लंबाई का मात्रक है, लंबाई वैसे मूल राशि है और मीटर हो गया मूल मात्रक। तो मूल राशियों की परिभाषा, इसको मूल मात्रकों की परिभाषा है, सही है। इनकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। देखिए पहला मीटर है, तो 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,458 में भाग में तय करती है। 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 29,97,92,458 भाग में तय करती है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, अच्छा इसी को सीधा सीधा हम जानते हैं इस रूप में 3 × 10 की पावर 8, लगभग ये इसके बराबर होता है। तो हम समझते हैं इसको। तो 1 मीटर की एक और परिभाषा होती है। इस परिभाषा को डिफाइन किया गया था 14 अक्टूबर 1960 में, एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 1 मीटर की परिभाषा बताई गई थी। उसमें ये होता है कि 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में शुद्ध क्रिप्टन 86 से, क्रिप्टन 86 एक परमाणु होता है, तो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे, इतने तरंगे जितने डिस्टेंस कवर करेंगी उसी को बोलते हैं 1 मीटर। मतलब ये कि शुद्ध क्रिप्टन 86 जो है उसके द्वारा निर्वात में 16,50,763.73 तरंगों की जो लंबाई होती है उसी को बोलते हैं 1 मीटर। तो ये दोनों परिभाषाएं 1 मीटर की हैं, दोनों ही सही है। ये उस टाइम पे बनाई गई थी और ये उसके जस्ट बाद बनाई गई है परिभाषा। अब पढ़ेंगे किलोग्राम की परिभाषा। तो किलोग्राम की परिभाषा एक तो ये होती है कि पेरिस के निकट सेवरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो माप तौल का केंद्र है, वहाँ पे एक विशेष बेलन है, विशेष तरीके का एक बेलन है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ऐसा माना गया है, ऐसा है भी। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा ये हुई कि पेरिस के निकट सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय माप तौल संस्थान में एक विशेष बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब दूसरा एक स्टैंडर्ड परिभाषा ये हुआ कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब पानी का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होगा। सीधा सीधा ऐसे समझिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, ये पानी है, इतने पानी का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होता है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरा देखेंगे सेकंड को लिखते हैं स्मॉल एस से। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम परमाणु 133, जो सीजियम 133 परमाणु है उसके द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसके 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं। मतलब इतने कंपन, इस संख्या में जो कंपन होंगे जितने समय में होंगे उसी को कहते हैं 1 सेकंड। लेकिन इसमें ये है कि ये सीजियम परमाणु 133 परमाणु होना चाहिए। 133 का मतलब ये नहीं कि संख्या में 133 है, ये एक विशेष परमाणु है सीजियम 133, वो एक ही परमाणु है जिसके द्वारा एक उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के इतने कंपन जितने समय में होंगे उसको कहते हैं 1 सेकंड। अब अगला पढ़ेंगे, नंबर 4 है एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रक है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित
सीधे तथा अनंत लंबाई के दो समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। देखिए ऐसे इसको हम समझते हैं, दो चालक हैं जिनकी लंबाई अनंत है, अनंत लंबाई के दो समानांतर एवं धारावाही चालक हैं जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नगण्य माना गया है। अगर इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और इसमें हम I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चाहे समान दिशा में चाहे विपरीत दिशा में। तो अगर समान दिशा में प्रवाहित करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत दिशा में प्रवाहित करेंगे तो आकर्षण होगा। तो अगर समान दिशा में प्रवाहित करते हैं तो इन दोनों चालकों के बीच में एक बल कार्य करता है जो या तो इन दोनों को आकर्षित करेगा या इन दोनों चालकों को प्रतिकर्षित करेगा। तो जब दो समानांतर धारावाही अनंत लंबाई के दो चालक हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है और जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच में कार्य करने वाला जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, उसका परिमाण अगर 2×10⁻⁷ न्यूटन का है तो हम ये मानते हैं कि इसमें जो भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो I प्रवाहित कर रहे हैं, उसका मान 1 एम्पियर या सीधा सीधा ये लिखते हैं होगा। तो फिर से समझते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी अनंत लंबाई के दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच में प्रवाहित करने पर उनके बीच में उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन चालकों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है उसका मान 2×10⁻⁷ न्यूटन हो। तो हम ये मानते हैं कि उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसका मान 1 एम्पियर होगा। नंबर अगला है 5 नंबर है केल्विन। केल्विन ताप का मात्रक होता है और इसको के से हम डिनोट करते हैं। परिभाषा होती है 1 केल्विन जल के त्रिकबिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग होता है। ये त्रिकबिंदु क्या होता है? तो ये जो त्रिकबिंदु होता है, इसे कहें कि जल का त्रिकबिंदु वह बिंदु होता है जिस पर जल अपनी तीनों अवस्थाओं में साम्य अवस्था में रहता है। देखिए जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है द्रव, एक होता है ठोस, एक होता है गैस। गैस या इसी को भाप कहते हैं। तो वह निश्चित ताप एवं दाब जिस पर ये जल तीनों अवस्थाओं में होगा, मतलब द्रव अवस्था भी रहेगी, ठोस अवस्था भी रहेगी और गैस अवस्था भी रहेगी, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या त्रिकबिंदु। तो 1 केल्विन जल के त्रिकबिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग होता है। 6 नंबर है कैंडिला। ये होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। देखते हैं, एक कैंडिला किसी दिशा में 540×10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। मतलब एक ऐसा स्रोत है जिसकी आवृत्ति 540×10⁻12 हर्ट्ज है। तो उस स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एकवर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब एक कैंडिला क्या हो गया? वह ज्योति तीव्रता है जो किसी दिशा में इतने आवृत्ति के स्रोत से उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एकवर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे एक कैंडिला कहते हैं। अंतिम है 7 नंबर मोल। ये होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12, ये जो C12 लिखे हैं इसका मतलब है कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1 मोल जल, तो कार्बन 12 का जो कार्बन 12 होता है इसका 12 ग्राम ले लीजिए और 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे, 12 ग्राम में सपोज दैट N परमाणु हैं, 12 ग्राम में कार्बन 12 के N परमाणु हैं और आपको जल का निकालना है, तो जल का उतना मात्रा लीजिए, जल का उतना ही मात्रा लीजिए जिसमें परमाणुओं की संख्या
n के बराबर होगी, तो अगर n का m ग्राम है, m ग्राम लिए हैं, m ग्राम नहीं बल्कि मान लीजिए सपोज दैट हाँ m ग्राम, तो ये जल का m ग्राम जिसमें परमाणुओं की संख्या n है और यही n कार्बन 12 के 12 ग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर होगी, तो ये जो m ग्राम लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, जल का मोल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जल का एक मोल होता कितना है, तो आप जानते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, जिसका मान होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु। कितना होता है, ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। और अगर हम जल की बात करें, जल की, तो इसमें अगर जल का होता है परमाणु बार देखिए 18 हो जाएगा, तो 18 ग्राम अगर हम जल लेते हैं तो उसमें भी परमाणुओं की संख्या जो होती है वो Na के बराबर ही होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो जल का अगर 18 ग्राम लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल। कार्बन का 12 ग्राम लेंगे तो 1 मोल। उसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 ग्राम लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। और सल्फर का 16 ग्राम लेंगे, सल्फर का 32 ग्राम लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। इस तरह से हम मोल समझते हैं। अब देख लेते हैं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो 2 पूरक मात्रक हैं, एक होता है कोण का मात्रक रेडियन और एक घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कोई वृत्त बनाते हैं और ये हो गया वृत्त का केंद्र O और ये हो गई त्रिज्या R और ये कोई चाप है जिस चाप की लंबाई भी कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और कोण को प्रदर्शित करते हैं थीटा से, तो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। अगर ये चाप की लंबाई इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी, मतलब R बटे R बराबर कर दे तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वह कोण हो जाएगा जो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। अब दूसरा है, इसमें ये हो गया कोण, दूसरा है घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होता है। जैसे मान लीजिए उसमें तो हमने वृत्त लिया और इसमें हम कोई गोला लेंगे, कोई फुटबॉल या कोई 3D गोला है जिसके पृष्ठ पर ये क्षेत्रफल A है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है R। तो ये जो A अगर है, A का मान अगर R स्क्वायर के बराबर है, मतलब इस त्रिज्या का वर्ग है वो क्षेत्रफल, पृष्ठ पे कोई क्षेत्रफल होगा जिसका मान अगर R स्क्वायर के बराबर है, तो हम जानते हैं कि घन कोण बराबर हो जाएगा A स्क्वायर बटे में R और A बटे में R, और A बराबर है R स्क्वायर बटे में A बटे R स्क्वायर होता है घन कोण बराबर। तो R स्क्वायर बटे में R स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो जाएगा 1 घन कोण, और घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। इसको SR से लिखते हैं और घन कोण को प्रदर्शित करते हैं d ओमेगा से। घन कोण को d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है d ओमेगा बराबर A बटे में R स्क्वायर, और थीटा का फार्मूला होता है चाप बटे में त्रिज्या। तो यहाँ से देखते हैं कि d ओमेगा बराबर A बटे R स्क्वायर, अगर A का मान R स्क्वायर के बराबर हो, ऐसी कंडीशन हो अगर, तो R स्क्वायर बटे R स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। तो d ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन वह घन कोण हो जाएगा जो किसी गोले के पृष्ठ पर
त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित होता है और ये हो जाएगा घन कोण। इसको लिखेंगे डी ओमेगा से और त्रिज्या कितनी है आर है। तो इस तरह से हम सभी मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं समझे हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि किसी भी मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में कैसे बदलते हैं या हम किसी व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में कैसे बदलते हैं और इस जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनका हम व्यवहारिक जीवन में किस तरह से उपयोग करते हैं। धन्यवाद।